नमस्कार दोस्तों। आज नया सेट के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन्स, आरएनए, डीएनए। ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग का क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों में नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए। डीएनए जीवों में सभी आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण और संरक्षण करता है ना। आप लोग के लिए हम थोड़ा सा ये सुविधा के लिए ये नीचे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए है ना, आप लोग देख लीजिएगा। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आप लोग का, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, आनुवांशिकता और विचरण। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जेनेटिक्स का अर्थ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों में परिवर्तन और संरक्षण। जैसे कि आपके दादाजी को कुछ होगा किसी भी तरीके के से प्रोत्साहित शरीर में, वो आपके पिता में या आप में, है ना, इसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन। पुरुष जिन की संरचना होती है एक्स 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 वाई, एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, पुरुष जिन की संरचना क्या होती है? एक्स एक्स या एक्स वाई या एक्स एक्स वाई या वाई एक्स एक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का आंसर भी। पुरुष जिन की जो संरचना होती है ना एक्स वाई, और मेल का होता है एक्स, फीमेल का, ये हो गया आपका फीमेल का, ये हो गया मेल का एक्स वाई। जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने समझाया था, या आइंस्टाइन ने समझाया था, या चार्ल्स डार्विन ने समझाया था, या लेमार्क ने समझाया था, या इनमें से कोई नहीं। जीन विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो ये जीव विकास को ऑप्शन डी हो जाएगा, लेमार्क ने समझाया था। जीव विकास के बारे में सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क का सबसे पहले जीव विज्ञान का ही सिद्धांत था, है ना। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिसियो क्रिक ने, ग्रेगर मंडल ने, जोहानसन ने, या हरगोविंद खुराना ने। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? 5 ऑप्शन है, आप लोग को दे सकते हैं कोई एक ऑप्शन। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मंडल ने, जोहानसन ने, या हरगोविंद खुराना ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ई, इनमें से कोई नहीं किए थे। आंसर क्या हो जाएगा सही? तो आप लोग का देखिए नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक्स मिशर ने किया था, है ना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीए का संश्लेषण किसने किया था? क्रिक ने किया था, खुराना ने किया था, डी वायरस ने किया था, केन ने किया था, इनमें से कोई नहीं। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का विश्लेषण किसने किया था? तो आंसर आप लोग को दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग का हो जाएगा आंसर बी, खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किया था पहली बार। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? देखिए अभी मैंने जस्ट ऊपर में इसका जिक्र किया था, और ठीक इसी तरह का प्रश्न आ गया आप लोग का। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन को संश्लेषण के लिए, जिंक को संश्लेषण के लिए, या नाइट्रोजनी आधारों पर संश्लेषण के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक, या एक से अधिक। तो उनको जो किया गया था, जब हरगोविंद सिंह को जो पुरस्कृत किया गया था आविष्कार के लिए, तो किया गया था जिंक संश्लेषण के लिए उनको सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अवशेषित अंग नहीं है? निक्टेटियस मेम्ब्रेन, कान का मांसपेशिया, सामने वाला चप्पे दांत, या अपेंडिक्स, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से आपको एक छांटना है कि इनमें से मनुष्य का अंग कौन नहीं है। सिंपली यही क्वेश्चन है ना। निक्टेटियस मेम्ब्रेन, कान का मांसपेशिया, सामने वाले दांत चपटे दांत, या अपेंडिक्स। तो हो जाएगा ये सामने वाले चपटे दांत। इस तरह का आप अपने शरीर में किसी भी नई बड़ी चाहते सुने होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे, पढ़े लिखे कुछ भी, कि सामने वाले चपटे दांत, इस तरह का हमारे शरीर में कोई भी अंग नहीं होता है ना। बेटा या बेटियाँ होने की संभावना क्या है? भाई इसका तो उत्तर दिया हुआ अलग है, जानते हैं। इसके पीछे आप लोग को एग्जाम में कुछ
दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर तो शॉर्ट ही आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर तो ऑलरेडी आप लोग का दिया हुआ है। ऑप्शन डी एक एक है ना, एक एक 1/1 रेशियो का कहने का अर्थ क्या होगा कि 50% बेटा होने का भी चांस है, 50% बेटी होने का भी चांस है, 50-50 का चांस होता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसी के आधार पर हम आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वंशानुगत रोग से अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? स्त्रियों की तुलना में पुरुष सबसे ज़्यादा वंशानुगत से ये प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए वो अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, ऑप्शन बी वो अधिक देर से घर से बाहर रहते हैं, ऑप्शन सी वो केवल एक्स क्रोमोसोम होता है उनमें, ऑप्शन डी उनमें सामान्यतः कम चर्बी होती है। ये क्या ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वंशानुगत रोग से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनके पीछे ये रीज़न यही है कि उनमें से केवल एक्स क्रोमोसोम ही होता है ना। इसका काफ़ी ऊपर नीचे करके है। डीएनए को जिसने कृत्रिम रूप से बनाया वो कौन है? आर्थर कॉनबर्ग ने, रॉबर्ट हिल ने, एडवर्ड जेम्स ने, जोसेफ लिस्टर ने। डीएनए को कृत्रिम रूप से किसने बनाया? ये बनाया था आप लोग का ऑप्शन बी आर्थर कॉनबर्ग ने। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? हवा में धूल के कणों को मापने के लिए, मोटर वाहनों की रफ्तार ज्ञात करने के लिए, बरसात की मात्रा को मापने के लिए, मनुष्य की नाड़ी संपदन ज्ञात करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। यूडोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप इन लोग का नाम सुने भी होंगे। यूडोमीटर का जो उपयोग है हमारे बरसात की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। 1 फीडोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, या 10⁻⁻24 मीटर। 1 फीडोमीटर जो बराबर होते हैं किसके कितने मीटर के बराबर होते हैं? वो हो जाएगा 1 फीडोमीटर बराबर होते हैं आप लोग का ऑप्शन सी 10⁻⁻15 मीटर। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए होता है? हवा की दिशा को, तापमान को, वर्षा के या वायुमंडल दबाव को। बैरोमीटर का नापने का प्रयोग बैरोमीटर को किसके नापने का प्रयोग होता है? ये हो जाता है आप लोग का वायुमंडल को, दबाव को नापने के लिए हो जाता है। हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया हुआ है? वोल्टमीटर, विभवांतर, एमीमीटर, विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोधी, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आप लोग का जो सही मिला देखना है वो गलत है ना। 3 सही है, 1 गलत है। वो जो गलत है उसको छांटना है। तो ये जो गलत है गैल्वेनोमीटर विद्युत मीटर को नहीं नापता, ये आंसर आप लोग का गलत है। विद्युत चालक की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम, ये वाट। विद्युत चालक किसकी इकाई? विद्युत चालक इनमें से किसी का इकाई नहीं है। आप लोग इनका कमेंट करके बता सकते हैं किसकी इकाई है। विद्युत विभवांतर की इकाई है कूलम की, वाट की, वोल्ट की, ओम की, इनमें से कोई नहीं। विद्युत विभवांतर किसकी इकाई है? कूलम की, वाट की, कूलम, वोल्ट की, ओम का, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत विभवांतर है ये हम लोग का है वोल्ट का। निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत चालक सबसे अधिक होता है? सोना का, रजत का, या तांबा का, या लोहा का, या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा विद्युत चालक इनमें से किस में होता है? तो विद्युत चालक इनमें से सबसे ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का रजत का। ये रजत कैसा पार्ट है जो कि इनमें से विद्युत चालक सबसे ज़्यादा रहता है ना। विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलम की, वोल्ट का, वाट या एम्पियर। विद्युत धारा का जो इकाई है हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, ये एम्पियर की इकाई है ना। विद्युत धारा एम्पियर की इकाई है, आप लोग का रटना है इसमें ना। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा है 110% ये आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, इसी तरह के एग्जाम में आएंगे और आते हैं, है ना। आप लोग को बिल्कुल एकदम रट लेना है। ओम मात्रक है किसका? प्रतिरोध का, वोल्टेज का, धारा का, चालकता का, या इनमें से कोई नहीं। ओम किसकी मात्रा है? प्रतिरोध का है, वोल्टेज का, या धारा का है, या चालकता का है? तो ओम है जो आप लोग का ये प्रतिरोध का धारा है, सॉरी मात्रक है। विद्युतीय धारा किस उपकरण में मापी जाती है? तो विद्युतीय धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्टमीटर से, एमीमीटर से, वोल्टमीटर से, सॉरी वोल्टमीटर 2 बार हो गया, कोई नहीं। पोटेशियोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा किस
उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा ये हो जाएगा जो एमीमीटर से नापी जाती है। आप लोग ये देखते होंगे ये मीटर कहाँ पाया जाता है, ये मोटर चालू करते वक्त ये आप लोग का स्टार्टर में होता होगा, है ना। क्वेश्चन भी काफ़ी थोड़ा सा लंबा। चालक का विद्युत प्रतिरोध इकाई है फैराडे, वोल्ट, एम्पियर या ओम। चालक का विद्युत प्रतिरोधी इकाई क्या है? फैराडे, वोल्ट है, एम्पियर है या ओम है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या इनमें से ओम। चालक का विद्युत प्रतिरोधी का जो इकाई है वो आप लोग का है ओम। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकाशित उपकरण कौन है? माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है या स्टेथोस्कोप है, या इनमें से कोई नहीं। छोटी से छोटी चीज़ों को, जीवों को देखने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप को, इलेक्ट्रोस्कोप को, स्पेक्ट्रोस्कोप को, स्टेथोस्कोप को। ये क्या रहता है? माइक्रोस्कोप को, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग, बल, गुण यानी टॉर्क, या विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है सदिश राशि इनमें से कौन है? नहीं है। वेग नहीं है, या बल नहीं है, या गुण यानी टॉर्क नहीं है, या विस्थापन। तो आंसर हो जाएगा वेग है जो सदिश राशि नहीं है। एमआरआई मशीन में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरण, अतिध्वनि किरण, चुंबकीय तरंग, या इनमें से कोई नहीं। एमआरआई मशीन में किस प्रकार का तरंग उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चुंबकीय तरंग। एमआरआई मशीन में जो तरंग उपयोग किया जाता है ये किया जाता है चुंबकीय तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुप्रस्थता का, अनुदैर्घ्य का, विद्युत चुंबकीय का, या ध्रुवीकृत का, या इनमें से कोई नहीं। वायु में जो ध्वनि होता है वो किस प्रकार का होता है? 4 ऑप्शन है, आप लोग देखकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन भी, अनुदैर्घ्य प्रकार का तरंग होता है। निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज से नापा जाता है? वेग को नापा जाता है, आयाम को नापा जाता है, तरंग दैर्घ्य को नापा जाता है, या आवृत्ति को नापा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हर्ट्ज में नापा जाता है ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? साइक्लोट्रॉन का, मैक्रोट्रॉन का, लेजर लैम्प का, कैथोड किरण ट्यूब का, या इनमें से कोई नहीं। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? साइक्लोट्रॉन का है, मैक्रोट्रॉन का है, लेजर लैम्प का है, या कैथोड किरण का है, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी है मैक्रोट्रॉन का, है ना। इस तरह का प्रश्न आपको याद रखना है। 110% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है वो लोग का साइंस का लेवल आप लोग देख ही रहे होंगे क्या है। ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी। ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग होता है, या सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है, या अवृत्त तरंगों का प्रयोग होता है। ध्वनि चित्रण में कौन सा तरंगों का प्रयोग होता है? ध्वनि तरंग में होता है जो अल्ट्रासोनिक प्रकार का तरंगों का प्रयोग होता है। अल्ट्रासोनिक यानी अतिध्वनिक। ध्वनि संचारित नहीं कर सकती है, किस में नहीं कर सकती है? जल में नहीं करती है, ठोस में नहीं करता है, या गैस में नहीं करता है, या निर्वात में नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि हो जाता है ये निर्वात में नहीं चलती है, ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि चलती है ना। दो उत्तरोत्तर शिखरों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या आवृत्ति कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सक्सेसिव क्रिएस्ट और सक्सेसिव थॉट के बीच को दूरी को नापने के लिए क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन भी, ये होता है तरंग दैर्घ्य। ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात क्या है? हम लोग को बताना है। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, 303 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का जो वायु में वेग है वो 303 मीटर प्रति सेकंड है।
डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर समान होता है मात्र श्रवण ध्वनि में। श्रवण ध्वनि का मतलब क्या? सुनने वाली जो ध्वनि रहता है, हम और आप बोलते हैं 1% 2% सुनता है, उसे कहते हैं श्रवण ध्वनि, है ना। आम बातचीत, एक व्यस्त भीड़ भाड़ वाली सड़क से आने वाली ध्वनि। ये ऑप्शन 3 ही रह गया, माफ़ की जगह 5 ऑप्शन होता है लेकिन 3 ही। चलिए 3 ही में से आप लोग छाटिए। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता स्तर समान कौन है? प्रबलता स्तर कहने का मतलब कि तीनों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है आप लोग का आवाज़ से? तो ये हो जाएगा आप लोग को सी। एक व्यस्त भीड़ भाड़ वाली बहुत सारे हॉर्न, गाड़ी, बस, ट्रक, बाइक वगैरह, ये सब जो हॉर्न बजाते हैं वो प्रबलता मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत। सिर हेक्साफ्लोराइड अणु के आकार कौन सा है? वर्त, भुजाकार, पिरामिड, अष्टफलीय, समंतफलीय, चतुष्फलीय। सिर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टफलीय प्रकार का ये आकार होता है। सिर हेक्साक्लोराइड का जो अणु का जो आकार होता है ये अष्टफलीय आकार का होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे करता है? दृश्य प्रकाश से, कांच के सोडियम ऑक्साइड से, कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का डी, कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोतल में नहीं रखा जा सकता। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किससे मिलता है? खनिज यौगिक से, खनिज मिश्रण से, प्राकृतिक तत्व से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें सभी। एक ही प्रकार का जो परमाणु है उन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है आप लोग का प्राकृतिक तत्व से। खुदाई वगैरह में आप लोग देखते होंगे, या सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखे तो नहीं होंगे। खाने का नमक किससे बनता है? जो NaCl होता है। मृत अम्ल हुआ मृत क्षार से, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से, मृत अम्ल प्रबल क्षार से, प्रबल अम्ल या मृत क्षार से, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि खाने वाला जो नमक होता है साल्ट, टाटा साल्ट, वो किससे बनता है? ये 4 ऑप्शन में से हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। आयोडीन युक्त लवण में आयोडीन रहता है। आयोडीन युक्त पोटासियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, या इनमें से कोई नहीं। आयोडीन, क्वेश्चन का है आयोडीन युक्त लवण में आयोडीन रहता है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटासियम आयोडाइड। कार का बैटरी में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। कार की बैटरी में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन कर रहा है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग का क्वेश्चन कर रहा है कार की बैटरी में वो किस प्रकार का अम्ल रहता है? कार में जो आप लोग हॉर्न बजाने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक जो बैटरी लगा हुआ रहता है वो उसमें किस प्रकार का अम्ल रहता है? तो वो रहता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4, है ना। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन में नहीं होता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है, या तांबा में नहीं होता है। न्यूट्रॉन की मात्रा किस में नहीं होता है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, या तांबा में। तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन की प्रक्रिया है? मोम पिघलना, पेट्रोल जलना, पानी का उबलना, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोगों को पूछ रहा है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो दहन की प्रक्रिया है। दहन माने जलना, तो हो जाएगा पेट्रोल का जलना। पेट्रोल की जलना को हम लोग कहते हैं दहन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। NaBH4, KMnO4, CrO3, फेलिंग सॉल्यूशन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? NaBH4, KMnO4, CrO2, या फेलिंग सॉल्यूशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, NaBH4। ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका वो है?
रंग का ऑक्सीकरण करना, रंग का अपचयन करना, रंग को स्थिर करना, रंग की मात्रा को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। ब्लीचिंग पाउडर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका होती है? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड की जो ब्लीचिंग पाउडर में होता है, ये होता है रंग को ऑक्सीकरण करना। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया। लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, उतना ही रह जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप लोग देखते होंगे अक्सर कि कोई भी छड़, लोहा, किसी भी कोई भी प्रकार ऐसा कोई ऐसा आइटम है जो लोहा का, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आने से वो जंग लगता है उस पर, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग का वही कर रहा है कि जब किसी चीज़ में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? वही रह जाता है, या बढ़ता है, या घटता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब उस पर जंग लगेगा तो उसका वजन तो बढ़ेगा ही। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं? जो हम लोग नमक खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, आंसर तो हमने कह ही दिया, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो उसका जो क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम ये है, सोडियम क्लोराइड, ये NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होता है? H3O+ इक्वल टू 10⁻⁻5 मिलीमीटर, H3O+ इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, H3O+ इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर, H3O+ इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर। अच्छा, H3O+ क्या है? H3O+ करने का मतलब क्या है? 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे जितना जो प्लस है, यानी कि ऑक्सीजन किसी के साथ वो रिएक्ट किया है ना, निकल कर बाहर गया है। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, H3O+, H3O+ 10⁻⁻12 मीटर। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? प्रबल है, मृत अम्ल है, प्रबल क्षार है, मृत क्षार है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये NH3 है, वो है आपका मृत प्रकार का क्षार है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अपचयन का, बहुलीकरण का, या मैग्नेटिसाइजेशन का? तो ये लोहे में जंग लगना, ये ऑक्सीकरण इसको कहलाता है ना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है? नाभिक के विद्युत अवशेष को, नाभिक भार को, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को, परमाणु भार के आधे को, या इनमें से कोई नहीं? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव किसके बराबर होता है? किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो सदैव नाभिकीय के विद्युत आवेश के बराबर होता है ना। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? यौगिक कहलाता है, खनिज कहलाता है, ठोस कहलाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें सभी? आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए और पढ़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? तो ये संयुक्त अवस्था में जो उपस्थित धातु है, ये आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, यौगिक कहलाता है ना। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, समाप्त करते हैं, और कल फिर एक नए सेक्शन के साथ मिलते हैं। और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जैसे कि आज का लगभग 45 क्वेश्चन हुआ, तो उनसे आप लोग का कितना सही हुआ और किस तरह का चाहिए। और अभी आप लोग का साइंस चल रहा आने वाला, फिर ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, लेखक पुस्तक का नाम है ना, आप लोग का NTPC में जितना भी 40 मार्क्स का है और टोटल का टोटल यहाँ पर कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी साइंस चल रहा है तो वो नहीं होगा, बिल्कुल सब होगा। 40 मार्क्स का यहाँ पर टोटल का टोटल कवर कराया जाएगा। बस आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, सुनिए और पढ़िए, है ना। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।